एपिसोड 121 टू 130। हालांकि वह इस राज्य का राजा था, लेकिन उसे उत्तराधिकारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना था। वे पिशाच जाति का भविष्य हैं और इस दुनिया में सबसे महान पदों में से एक हैं। उन्हें कोई परिवार या राज्य विरासत में नहीं मिलता, उन्हें पिशाच दुनिया की विरासत में मिलती है, एक ऐसी विरासत जो इतनी ज़रूरी है कि उसे तुच्छ नहीं समझा जा सकता। इसलिए राजा की ओर से यह शिष्टाचार किसी को भी अजीब नहीं लगा। यद्यपि सार्थक को आश्चर्य हुआ, लेकिन हीर की स्थिति उसकी अपेक्षा अधिक विशेष लग रही थी। हालांकि ईमानदारी से कहें तो एलिस को राजा की ओर से ऐसा शिष्टाचार पसंद नहीं आया, इसलिए वह तुरंत मुस्कुरा दी। सर डेविड, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जब तक मुझे अपनी पहली योग्यता नहीं मिल जाती, मैं खुद को वारिस नहीं मानती। उसने कहा, मेरे पिता अच्छे हैं। वे पहले की तुलना में हाल ही में शांत दिख रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि वे अच्छे हैं। उसने ईमानदारी से जवाब दिया और राजा हल्के से हंस पड़ा। उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना कि वह उसके साथ विनम्रता से पेश नहीं आ रहा है और ऐसा करना जारी रखा। हाँ, यह अच्छी बात है कि लॉर्ड ग्रे अभी भी इतने अच्छे दिख रहे हैं। हमारे राज्य का स्तंभ आने वाले हजारों सालों तक अस्तित्व में रहना चाहिए। इस बार कॉल पर आने के लिए धन्यवाद, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, उसने कहा और मैथ्यू की ओर देखा। युवा मैथ्यू डिट्रिच, सही? उसने पूछा और सार्थक ने सिर हिलाया। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो उसे नहीं पता था कि राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसकी दुनिया में तो राष्ट्रपति और राजा भी उसके साथ विनम्रता से पेश आते थे। इस दुनिया में किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे नहीं पता था। फिर भी सम्मानजनक और सुरुचिपूर्ण होना कुछ ऐसा है जो उसे हमेशा रखना चाहिए, इसलिए उसने उसे सलाम किया। नमस्कार राजा, ये सही है, मैं मैथ्यू डिट्रिच हूँ, उसने उत्तर दिया और राजा मुस्कुराया। खैर, मैंने आपकी उपलब्धियों के बारे में सुना है, 5000 पावर डेवोर्स और यहाँ तक कि एक ड्रैगन को भी मार गिराया। पहाड़ों में लड़ाई में ऐसा लगता है कि आप बड़ी संख्या में डेवोर्स को मारने में कामयाब रहे। ये वाकई सराहनीय है। रीगन आपकी तारीफों से भरे हुए हैं। आप अपने पहले साल में ही हॉल्स की लड़ाई जीतने में भी कामयाब रहे, जो इस मामले में पहली बार है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ यंग मैथ्यू। तुम हमारे राज्य के लिए एक आशा हो, राजा ने कहा। सार्थक ने उसे यह कहते हुए सुना तो वह मुस्कुराया। मैं न्याय का नायक नहीं हूं और जो कोई भी मेरी हत्या करना चाहेगा, मैं उसे आसानी से मौत के घाट उतार दूंगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप जैसे राजा जो राज्य की निगरानी करते हैं, उन्हें मुझे बधाई देनी चाहिए। मैं अपने और अपने करीबी लोगों के अलावा किसी और चीज़ की निगरानी नहीं करता, सार्थक ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसे यह बात किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाने की ज़रूरत नहीं थी जिसने उसे पुरस्कार देने के लिए यहाँ बुलाया था। वह ये नहीं कहने वाला था कि वह न्याय का नायक है, क्योंकि सच्चाई ये थी कि वह मौत तक नहीं लड़ेगा जैसा कि उसने पहले किया था। जब से वह इस दुनिया में आया था, उसने सिर्फ अपने और चार्लोट के लिए मौत से लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अगर कोई और उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाता है तो वह उसके लिए लड़ सकता है, क्योंकि वह उन लोगों को महत्व देता है जो उसे महत्व देते हैं और इसके हकदार हैं। लेकिन राज्य के लिए इसका सीधा सा जवाब है नहीं, और उसे इसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। वह एक बार दुनिया के लिए लड़ा था और दुनिया ने उसे धोखा दिया, इसलिए वह फिर कभी किसी और के लिए नहीं लड़ेगा। हालांकि मैं समझता हूं कि यह रवैया एलिस के लिए मुझे एक अच्छा पद दिलाने के विचार को जटिल बना सकता है, लेकिन मैं ऐसा पद स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे उस समय किसी भी मुश्किल में डाल दे जब मैं वह करने की कोशिश करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। उसने सोचा और एलिस की तरफ देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि एलिस को इससे कोई परेशानी नहीं हुई और उसे यह अजीब भी नहीं लगा। शायद वह उसके इस पहलू को समझ गई थी। राजा उसके उत्तर से आश्चर्यचकित हुआ और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। यहाँ तक कि रीगन कूपर भी आश्चर्यचकित थे, हालांकि उनका मानना था कि एक सच्चा सम्राट बनने के लिए ये दृढ़ संकल्प काफ़ी था। यहाँ तक कि राजा के सामने भी, जो अपनी उपस्थिति से ही भय पैदा कर देता है, वह भी उसी तरह का व्यवहार करता है। इस बार मैं गलत नहीं था राजा, रीगन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचा। फिर भी अन्य सैन्य सदस्यों को यह अपमानजनक लगा, इसलिए वे जोरदार तरीके से बोलने वाले थे, लेकिन राजा शीघ्र ही हंसने लगा। हा, लड़के, तुम मुझसे कहीं अधिक दिलचस्प हो जितना मैंने बताया था, राजा ने कहा और वह सिंहासन पर वापस बैठ गया। उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। अच्छा, यह अच्छा है। एक दृढ़ मानसिकता जो आपके प्रतिद्वंद्वी की ताकत के आगे नहीं झुकती, वह प्रामाणिक मानसिकता है जिसकी एक राजा को आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बच्चे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बांधने की योजना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मेरे राज्य में एक अच्छा दर्जा दिलाने में मदद करने की योजना बना रहा हूँ, उसने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना जारी रख पाता, एलिस एक बार फिर बोल पड़ी। सर डेविड, उससे पहले मुझे कुछ कहना है। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं?
एलिस ने राजा को आश्चर्यचकित करते हुए पूछा। बेशक मिस एलिस, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एलिस ने सिर हिला दिया। फिर उसने एक छोटा सा पत्र निकाला और राजा की ओर फेंक दिया। यदि आप सार्थक को दर्जा देना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जो लिखा है उसे पढ़ सकते हैं, फिर उसके अनुसार निर्णय लें, उसने कहा। उसके शब्दों से राजा का माथा ठनका और उसने पुस्तक खोली। इसमें सार्थक की कई उपलब्धियों का उल्लेख था जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी क्योंकि वे हाल ही में घटित हुई थीं। तथ्य यह है कि रीगन कूपर इन दिनों अकादमी में नहीं थे क्योंकि वह सार्थक और उसके द्वारा की गई हर उपलब्धि की जांच कर रहे थे ताकि वह राजा से उन्हें दर्जा दिलवा सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वह अभी ऐसा नहीं करता है तो दूसरे राज्य में कोई और आगे आकर ऐसा कर देगा। सौभाग्य से उसे ओलिवर जोन्स और खुद राजा के भाई की मदद मिली जिन्होंने सार्थक की ओर से बात की, इसलिए सब कुछ आसानी से हो गया। लेकिन जब उसने वहां लिखा हुआ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा भी था। यह इतनी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन क्या यह उस संगठन पर किए गए शोध की वजह से नहीं लगता? गिल्ड नेताओं के अनुसार इस मामले की बड़े पैमाने पर जांच की जा रही थी क्योंकि एकमात्र बी रैंक वाले ने बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर ली थी। उसने सोचा और एक पल के लिए उसकी ओर देखा। क्या ये वही हो सकता है जिसने ये जांच की और उस संगठन को नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब रहा? ये युवा लड़का जांच करने में इतना अच्छा है। क्या वह नियंत्रण का मास्टर नहीं था? राजा ने आश्चर्य से सोचा और रीगन की ओर देखा। उसने देखा कि वह भी उतना ही आश्चर्यचकित था। हालांकि वह इस राज्य का राजा था, लेकिन उसे उत्तराधिकारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना था। वे पिशाच जाति का भविष्य हैं और इस दुनिया में सबसे महान पदों में से एक हैं। उन्हें कोई परिवार या राज्य विरासत में नहीं मिलता, उन्हें पिशाच दुनिया की विरासत में मिलती है, एक ऐसी विरासत जो इतनी ज़रूरी है कि उसे तुच्छ नहीं समझा जा सकता। इसलिए राजा की ओर से यह शिष्टाचार किसी को भी अजीब नहीं लगा। यद्यपि सार्थक को आश्चर्य हुआ, लेकिन हीर की स्थिति उसकी अपेक्षा अधिक विशेष लग रही थी। हालांकि ईमानदारी से कहें तो एलिस को राजा की ओर से ऐसा शिष्टाचार पसंद नहीं आया, इसलिए वह तुरंत मुस्कुरा दी। सर डेविड, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जब तक मुझे अपनी पहली योग्यता नहीं मिल जाती मैं खुद को वारिस नहीं मानती, उसने कहा। मेरे पिता अच्छे हैं, वे पहले की तुलना में हाल ही में शांत दिख रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि वे अच्छे हैं, उसने ईमानदारी से जवाब दिया और राजा हल्के से हंस पड़ा। उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना कि वह उसके साथ विनम्रता से पेश नहीं आ रहा है और ऐसा करना जारी रखा। हाँ, यह अच्छी बात है कि लॉर्ड ग्रे अभी भी इतने अच्छे दिख रहे हैं। हमारे राज्य का स्तंभ आने वाले हजारों सालों तक अस्तित्व में रहना चाहिए। इस बार कॉल पर आने के लिए धन्यवाद, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, उसने कहा और मैथ्यू की ओर देखा। युवा मैथ्यू डिट्रिच, सही? उसने पूछा और सार्थक ने सिर हिलाया। हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो उसे नहीं पता था कि राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसकी दुनिया में तो राष्ट्रपति और राजा भी उसके साथ विनम्रता से पेश आते थे। इस दुनिया में किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसे नहीं पता था। फिर भी सम्मानजनक और सुरुचिपूर्ण होना कुछ ऐसा है जो उसे हमेशा रखना चाहिए, इसलिए उसने उसे सलाम किया। नमस्कार राजा, ये सही है, मैं मैथ्यू डिट्रिच हूँ, उसने उत्तर दिया और राजा मुस्कुराया। खैर, मैंने आपकी उपलब्धियों के बारे में सुना है, 5000 पावर डेवोर्स और यहाँ तक कि एक ड्रैगन को भी मार गिराया। पहाड़ों में लड़ाई में ऐसा लगता है कि आप बड़ी संख्या में डेवोर्स को मारने में कामयाब रहे। ये वाकई सराहनीय है। रीगन आपकी तारीफों से भरे हुए हैं। आप अपने पहले साल में ही हॉल्स की लड़ाई जीतने में भी कामयाब रहे, जो इस मामले में पहली बार है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ यंग मैथ्यू। तुम हमारे राज्य के लिए एक आशा हो, राजा ने कहा। सार्थक ने उसे यह कहते हुए सुना तो वह मुस्कुराया। मैं न्याय का नायक नहीं हूँ और जो कोई भी मेरी हत्या करना चाहेगा मैं उसे आसानी से मौत के घाट उतार दूंगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप जैसे राजा जो राज्य की निगरानी करते हैं उन्हें मुझे बधाई देनी चाहिए। मैं अपने और अपने करीबी लोगों के अलावा किसी और चीज़ की निगरानी नहीं करता, सार्थक ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसे यह बात किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाने की ज़रूरत नहीं थी जिसने उसे पुरस्कार देने के लिए यहाँ बुलाया था। वह ये नहीं कहने वाला था कि वह न्याय का नायक है, क्योंकि सच्चाई ये थी कि वह मौत तक नहीं लड़ेगा जैसा कि उसने पहले किया था। जब से वह इस दुनिया में आया था उसने सिर्फ अपने और चार्लोट के लिए मौत से लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अगर कोई और उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाता है तो वह उसके लिए लड़ सकता है, क्योंकि वह उन लोगों को महत्व देता है जो उसे महत्व देते हैं और इसके हकदार हैं। लेकिन राज्य के लिए इसका सीधा सा जवाब है नहीं, और उसे इसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। वह एक बार दुनिया के लिए लड़ा था और दुनिया ने उसे धोखा दिया, इसलिए वह फिर कभी किसी और के लिए नहीं लड़ेगा।
हालांकि मैं समझता हूं कि यह रवैया एलिस के लिए मुझे एक अच्छा पद दिलाने के विचार को जटिल बना सकता है, लेकिन मैं ऐसा पद स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे उस समय किसी भी मुश्किल में डाल दे जब मैं वह करने की कोशिश करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। उसने सोचा और एलिस की तरफ देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि एलिस को इससे कोई परेशानी नहीं हुई और उसे यह अजीब भी नहीं लगा। शायद वह उसके इस पहलू को समझ गई थी। राजा उसके उत्तर से आश्चर्यचकित हुआ और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। यहाँ तक कि रीगन कूपर भी आश्चर्यचकित थे, हालांकि उनका मानना था कि एक सच्चा सम्राट बनने के लिए ये दृढ़ संकल्प काफी था। यहाँ तक कि राजा के सामने भी, जो अपनी उपस्थिति से ही भय पैदा कर देता है, वह भी उसी तरह का व्यवहार करता है। इस बार मैं गलत नहीं था, राजा, रीगन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचा। फिर भी अन्य सैन्य सदस्यों को यह अपमानजनक लगा, इसलिए वे जोरदार तरीके से बोलने वाले थे, लेकिन राजा शीघ्र ही हंसने लगा। हा 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 हा, लड़के, तुम मुझसे कहीं अधिक दिलचस्प हो जितना मैंने बताया था, राजा ने कहा और वह सिंहासन पर वापस बैठ गया। उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। अच्छा अच्छा, यह अच्छा है। एक दृढ़ मानसिकता जो आपके प्रतिद्वंद्वी की ताकत के आगे नहीं झुकती, वह प्रामाणिक मानसिकता है जिसकी एक राजा को आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बच्चे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बांधने की योजना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मेरे राज्य में एक अच्छा दर्जा दिलाने में मदद करने की योजना बना रहा हूँ, उसने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना जारी रख पाता, एलिस एक बार फिर बोल पड़ी। सर डेविड, उससे पहले मुझे कुछ कहना है। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? एलिस ने राजा को आश्चर्यचकित करते हुए पूछा। बेशक, मिस एलिस, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एलिस ने सिर हिला दिया। फिर उसने एक छोटा सा पत्र निकाला और राजा की ओर फेंक दिया। यदि आप सार्थक को दर्जा देना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जो लिखा है उसे पढ़ सकते हैं, फिर उसके अनुसार निर्णय लें, उसने कहा। उसके शब्दों से राजा का माथा ठनका और उसने पुस्तक खोली। इसमें सार्थक की कई उपलब्धियों का उल्लेख था जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे हाल ही में घटित हुई थीं। तथ्य यह है कि रीगन कूपर इन दिनों अकादमी में नहीं थे, क्योंकि वह सार्थक और उसके द्वारा की गई हर उपलब्धि की जांच कर रहे थे ताकि वह राजा से उन्हें दर्जा दिलवा सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वह अभी ऐसा नहीं करता है तो दूसरे राज्य में कोई और आगे आकर ऐसा कर देगा। सौभाग्य से उसे ओलिवर जोन्स और खुद राजा के भाई की मदद मिली, जिन्होंने सार्थक की ओर से बात की, इसलिए सब कुछ आसानी से हो गया। लेकिन जब उसने वहां लिखा हुआ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा भी था। यह इतनी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन क्या यह उस संगठन पर किए गए शोध की वजह से नहीं लगता? गिल्ड नेताओं के अनुसार इस मामले की बड़े पैमाने पर जांच की जा रही थी, क्योंकि एकमात्र बी रैंक वाले ने बहुत ज्यादा जानकारी हासिल कर ली थी। उसने सोचा और एक पल के लिए उसकी ओर देखा। क्या ये वही हो सकता है जिसने ये जांच की और उस संगठन को नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब रहा? ये युवा लड़का जांच करने में इतना अच्छा है। क्या वह नियंत्रण का मास्टर नहीं था? राजा ने आश्चर्य से सोचा और रीगन की ओर देखा। उसने देखा कि वह भी उतना ही आश्चर्यचकित था। मैथ्यू डिट्रिच, मुझे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है जो आप पहले से ही जानते हैं। मैंने आपको आज राज्य में एक दर्जा देने के लिए बुलाया है। मैं मूल रूप से आपको एक ऐसा दर्जा देने के लिए परीक्षण करने की योजना बना रहा था जो आपको थोड़ा विशेष दे, लेकिन मुझे लगता है कि वह आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा जो आप चाहते हैं, और एक ऐसा है जो आपके लिए बेहतर है। चूंकि आप पहले ही हॉल्स की लड़ाई जीत चुके हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेना में आपका पहले से ही एक दर्जा है, उन्होंने कहा और एक छोटा सा खाली चर्मपत्र निकाला जिस पर उन्होंने कुछ बातें लिखीं। उसी समय उसने एक छोटा सा टोकन निकाला और मुस्कुराया। मैथ्यू डिट्रिच, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप चाहते हैं, मैं आपको राज्य से नहीं बांधूंगा। मैं आपको जो दर्जा देने जा रहा हूं वह कई सालों से मेरे राज्य से जारी नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज इसे जारी करने का एक अच्छा अवसर है। फिर भी मैं आपको इसे लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, क्योंकि यह एक छोटी सी शर्त के साथ आता है, उसने कहा और फिर अपनी उंगली को थोड़ा सा काट लिया ताकि खून उस स्क्रॉल पर गिर जाए जिसे उसने निकाला था। फिर उसने चर्मपत्र को हवा में उछाल दिया। मैं, डेविड लुईस, डार्क किंग, आज दुनिया के वैम्पायर समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश जारी करूंगा। कृपया इस खूनी शपथ के तहत मेरे शब्दों को रिकॉर्ड करें, उसने कहा। चर्मपत्र गहरे लाल रंग से चमक उठा और अक्षर सोने से चमक उठे। ये सुनकर पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। राजा का इरादा क्या है? कई लोग आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे। ये देखकर एलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। उसने इस तरह के कदम की उम्मीद नहीं की थी, और उसके दिमाग में कोई रैंक नहीं आई जिसका इससे कोई लेना देना हो। फिर भी राज्य की राजकुमारी कुछ देख सकती थी। पिताजी, ये देखकर वह चौंक कर चिल्लाए और उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि वह क्या करेगा। फिर भी उसके पिता ने उसे कठोर दृष्टि से देखा।
ये पहली बार था जब उसके पिता ने अपनी बेटी को यह नज़र दी, जो आमतौर पर बहुत गुस्से वाली होती है। ये देखकर वह हैरान हो गई, इसलिए वह थोड़ा पीछे हट गई। फिर भी अपने पिता के चेहरे पर यह भाव देखकर उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा करने पर अड़े हुए हैं, जिससे वह क्रोधित हो गई। फिर भी राजा ने एक बार फिर सार्थक की ओर देखा। मैथ्यू डिट्रिच, राजा के रूप में मैं आपको एक ऐसा पद प्रदान करना चाहता हूं जो न केवल मेरे राज्य पर लागू होता है, बल्कि 5 राज्यों में भी लागू होता है, इसलिए आपकी स्थिति उतनी ही ऊंची होगी जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। ये सबसे उच्च और सबसे उत्कृष्ट पदों में से एक है जो एक पिशाच को दिया जा सकता है, और आप इस समूह में सबसे कम उम्र के होंगे। खूनी शपथ के तहत मैं तुम्हें खूनी पिशाच जनरल का पद प्रदान करूंगा। राजा की आवाज़ दृढ़ और बिना किसी हिचकिचाहट के लग रही थी। एक बार जब वह कुछ करने का निर्णय ले लेते थे तो पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्होंने पहले से ही उस काम के सभी पक्ष विपक्ष पर विचार कर लिया था। इस बार स्थिति जोखिम भरी थी, इतनी जोखिम भरी कि जिसने भी सुना वह दंग रह गया। राजा द्वारा कहे गए शब्द कुछ ऐसे थे जिनकी एलिस को भी उम्मीद नहीं थी। कमरे में मौजूद किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि रीगन कूपर को भी नहीं। खूनी वैम्पायर जनरल! रीगन कूपर, एलिस, इसला और राजकुमारी को छोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोग चिल्लाए। रीगन कूपर ने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि वह पहले से ही अपने मन में प्रतिक्रिया कर रहा था, उसी तरह जैसे एलिस और इसला को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजकुमारी के मामले में उसने केवल क्रोध से प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि वह उस रैंक के लिए दावेदारों में से एक थी, लेकिन अब उसके पिता इस तथ्य को नज़रअंदाज कर रहे थे और यह रैंक किसी और को दे रहे थे। स्वाभाविक रूप से राजा को पता था कि इस बार वह एक लंबा शॉट ले रहा है। यहाँ तक कि सार्थक भी इसे देख सकता था। खूनी वैम्पायर जनरल! मैंने पढ़ा था कि केवल 14 वैम्पायर जनरल हो सकते हैं, और वर्तमान में 12 हैं, इसलिए यह आदमी मुझे वास्तव में उच्च रैंक दे रहा है। सार्थक ने सोचा। इससे वह दंग रह गया। उसने सुना था कि खूनी पिशाच जनरलों की ताकत उससे कम नहीं थी। हालांकि वे बेहद प्रतिभाशाली युवा पिशाचों का एक समूह हैं, लेकिन वे सभी उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उनमें से सबसे कमज़ोर के बारे में कहा जाता है कि उसकी शक्ति 15,000 से अधिक है। वह इसे मुझे क्यों सौंप रहा है? मुझे यकीन है कि वह मेरी बर्फीली शक्ति के बारे में नहीं जानता। आखिर इस राजा के दिमाग में क्या चल रहा है? सार्थक ने सोचा। हालांकि यदि उन्हें इतना उच्च और प्रतिष्ठित पद दिया गया था, तो राजा द्वारा कुछ क्षण पहले बताई गई छोटी सी शर्त इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। इससे वह परेशान हो गया, इसलिए वह तुरंत सहमत नहीं हो सका। ये देखकर कि राजा अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, कमरे में शोरगुल शांत हो गया। तो सार्थक उसे घूर कर देखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझे इतना प्रतिष्ठित पद क्यों देना चाहते हैं, इसलिए मुझे आपकी शर्त जाननी होगी। उसके शब्द दृढ़ और अडिग थे। इससे राजा और भी अधिक मुस्कुरा उठे। उनका व्यक्तित्व एकदम सही है। केवल एक खूनी जनरल ही इस तरह का व्यवहार कर सकता है जब उसका सामना ऐसे अविश्वसनीय पद से हो। राजा ने सोचा और थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने बात की और सार्थक को एक टोकन फेंक दिया। यह एक मिशन है, मैथ्यू डिट्रिच। उस जगह पर पूरा किया जाने वाला मिशन, उन्होंने कहा। सार्थक ने भौहें सिकुड़ी और अपने हाथ में रखे टोकन को देखा। जैसे ही उसने ये देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कबीला शहर। इस प्रतीक को पहचानकर वह चकित रह गया, क्योंकि यह एक कबीले शहर के सदस्य का प्रतीक था। यह एक ऐसा विशिष्ट चिन्ह है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, तथा ये पिशाचों के बीच उत्कृष्ट स्थिति और शक्ति का प्रतीक है। कोई आश्चर्य नहीं। तथ्य यह है कि यह मुझे इतनी अच्छी रैंक दे रहा है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि यह किसी खतरनाक चीज से जुड़ा हुआ है। कुलों के शहर के लिए एक मिशन। उसने सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। वह इस प्रस्ताव को इतनी आसानी से ठुकरा नहीं सकता था, क्योंकि पहला तो ये कि यह पद आकर्षक था, और दूसरा इसलिए कि वह कुलों के शहर में प्रवेश करना चाहता था। वह उसे वहां जाने का अवसर दे रहे थे, और यदि वह मिशन पूरा कर लेता तो उसे वास्तव में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त होता। फिर भी वह इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर सका। उसकी इच्छा और उसे मिलने वाली स्थिति एक बात है, लेकिन वह एक असंभव मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। अभी वह जानता है कि वह उस शहर में कोई हलचल नहीं मचा सकता, क्योंकि वह एक पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है जिसे अन्य लोग हेरफेर कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, वह इतनी छोटी सी बात से अंधा नहीं होगा, और यह भी नहीं जानता कि यदि वह प्रशिक्षण जारी रखेगा तो वह इन लोगों के लिए अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तभी सार्थक ने एक बार फिर राजा की ओर देखा। जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। इसे देखकर मैं सोच सकता हूं कि यह एक असंभव मिशन है। तो क्या मैं पहले मिशन की सामग्री सुन सकता हूं? फिर मैं उसके अनुसार निर्णय लूंगा, उन्होंने कहा। राजा एक बार फिर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन और भी अधिक मुस्कुराया। यह उससे कहीं बेहतर रवैया था जिसकी उसने उम्मीद की थी। यह ऐसा रवैया था जो उसे मिलने वाली दौलत और हैसियत से अंधा नहीं था।
वह अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट है और जानता है कि अगर वह जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा तो वह उन्हें पूरा कर लेगा। उसे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह जानता है कि उस स्थिति को अस्वीकार करना बेवकूफ़ी होगी। फिर भी उसने खुद को अंधा नहीं होने दिया और तर्कसंगत रहा, ये जानते हुए कि कुलों का शहर खतरनाक था। अरे, वह बहुत अच्छा युवक है, उसके व्यक्तित्व से मुझे लगता है कि वह पहले ही सभी वैम्पायर जनरलों को 3 बार मात दे चुका है। हा हा हा। राजा ने सोचा, उसके चेहरे पर मुस्कान लगभग छिप नहीं पा रही थी। सचमुच, उसे एक अनगढ़ हीरा मिल गया था और उसे इसे चमकाने की जरूरत थी। तो उसने उसे सिर हिलाकर हाँ कर दी। आप सभी कमरे से बाहर चले जाए। रीगन, भाई और दोनों मिसेज यहीं रह सकती हैं, राजा ने कहा और अपनी बेटी की ओर देखा। क्या तुम रुकना चाहती हो? उसने पूछा और वह गुस्से से भरी हुई सिसकारी भरकर सीधे दरवाजे से बाहर चली गई। राजा ने सिर हिलाते हुए आह भरी। किसी दिन वह मुझे समझ जाएगी, उसने सोचा। इसके साथ ही जो लोग इस मिशन के बारे में जानने के योग्य नहीं थे वे भी बाहर चले गए। इस दौरान इस्ला इतनी घबराई हुई और डरी हुई थी कि उसने अपनी आभा को यथासंभव छिपाए रखा। उम्मीद थी कि वे उसे भूल जाएंगे, लेकिन अचानक उसका नाम सामने आया और उसने आह भरी। हालांकि वह सार्थक को बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। मैं जानती थी वह महान कार्य करेगा, उसने गर्व से मुस्कुराते हुए सोचा। उसने उस समय सार्थक से संपर्क किया क्योंकि उसे कक्षा में एक दोस्त चाहिए था। चूंकि सार्थक के पास कोई दोस्त नहीं था और न ही उसका कोई दोस्त था, इसलिए उसने सोचा कि वे दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सार्थक कमज़ोर है या नहीं। वह बस वहाँ एक दोस्त चाहती थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस लड़के से उसने कुछ महीने पहले संपर्क किया था, जो बमुश्किल एक छात्र था और रीगन कूपर की पहली परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहा था, आज युवा पीढ़ी के सबसे भयभीत अस्तित्वों में से एक बन जाएगा। एक खूनी पिशाच जनरल, कौन ऐसी स्थिति का सपना नहीं देखेगा? हालांकि उनका नाम अक्सर नहीं लिया जाता है क्योंकि वारिस को ही सारी प्रसिद्धि मिल जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी युवा व्यक्ति ब्लडी वैम्पायर जनरल बनना चाहेगा। वे वारिसों के बाद एकमात्र समूह हैं जिनके पास 5 राज्यों में जबरदस्त शक्ति है। ये दर्जा हर किसी को नहीं मिलता और आमतौर पर इसे पाने के लिए व्यक्ति के चरित्र को बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। फिर भी आज ये पहली बार दिया जा रहा था जब राजा ने सार्थक को देखा था, जिससे पता चला कि वह इस्ला की कल्पना से कहीं अधिक सक्षम था। इसके लिए उसे गर्व था। न केवल वह, बल्कि एलिस गर्व से फूली नहीं समा रही थी, तथा राजा के निर्णय से अत्यधिक आश्चर्य होने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान छिपी नहीं रह सकी। फिर भी वह अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी, वह बहुत खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सार्थक, जो उसका अधीनस्थ था, इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाएगा। भगवान, वह वाकई इन सब का हकदार है, लेकिन मुझे अभी भी यह आश्चर्यजनक लगता है। अगर मैं उसे अपना वारिस टोकन दे सकती तो मैं उसे ज़रूर देती। मुझे लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा हकदार है, उसने खुशी से सोचा। जल्द ही कई लोग सदमे में कमरे से बाहर चले गए। वे न केवल राजा के निर्णय से स्तब्ध थे, जो इतना स्तब्ध करने वाला था कि वे कई घंटों तक स्तब्ध रह गए, बल्कि सार्थक के इस निर्णय से भी स्तब्ध थे कि उसने ऐसी सार्थक स्थिति को लगभग अस्वीकार कर दिया था। कौन इतना मूर्ख था? अगर उसने राजा से सवाल किया और राजा ने उसे पद न देने का फैसला किया तो क्या उसे बहुत कुछ नहीं खोना पड़ेगा? वह एक खूनी पिशाच जनरल है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे केवल प्रत्येक राज्य का राजा ही प्रदान कर सकता है, लेकिन वे इसे स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं कर सकते। प्रत्येक राज्य के पास मुफ्त में देने के लिए केवल 2 ब्लडी वैम्पायर जनरल टोकन हैं। अन्य टोकन वैम्पायर कबीलों के हाथों में हैं और वे तय करेंगे कि राजा द्वारा चुना गया टोकन सही है या नहीं। इस समय डाक किंग जो टोकन बांट रहा था, वह उसके हाथ में आखिरी टोकन था। इसलिए ये राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चिन्ह था, लेकिन ये पुरस्कार एक छोटे कद के युवक को दिया जा रहा था जिसने इसे लेने से इनकार कर दिया। अरे, ये बच्चा, मुझे नहीं लगता कि वह जानता है कि वह कहाँ खड़ा है, उनमें से कई ने सोचा और राजा के फैसले पर सवाल उठाने लगे। फिर भी वे सभी आज्ञाकारी ढंग से चले गए और कमरा कुछ हद तक सुनसान हो गया। डेविड लुइस, रीगन कूपर, एरिक्सन लुइस, एलिस एलन, इस्ला मूर और मैथ्यू डिट्रिच ही ऐसे लोग थे जो इस विशाल कमरे में बचे रहे। इतने सारे व्यक्तित्वों के सामने इस्ला को बिल्कुल असहज महसूस हुआ, लेकिन जब उसने सार्थक की बाँह पकड़ी तो उसे लगा कि कोई उसका समर्थन कर रहा है, इसलिए वह थोड़ा शांत हो गई। तब राजा ने रीगन कूपर को सिर हिलाकर संकेत दिया और रीगन कूपर ने एक स्क्रॉल निकाला जिसे राजा ने पकड़ लिया। मैथ्यू, मिशन सरल है, हालांकि यह थोड़ा खतरनाक है, लेकिन चिंता मत करो, यह ऐसा मिशन नहीं है जिसे तुम अकेले करने जा रहे हो, तुम्हें शक्तिशाली लोगों से मदद मिलेगी। राजा ने ये कहा और सार्थक के पास चला गया जहां वह खड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं, कुलों का शहर इतना शक्तिशाली शहर है कि यह पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन आप शायद यह नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा।
अभी के लिए आपको ये जानना होगा कि वहाँ कम से कम 2 लोग हैं जो मेरे जैसे ही शक्तिशाली हैं, जो दिन रात शहर पर नज़र रखते हैं। फिर भी उन्हें शहर के अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये शहर दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा खजाना है। यही कारण है कि हालांकि कुलों का शहर हमारे लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, ये गद्दारों के लिए भी सुरक्षित है। जैसे ही राजा सार्थक के सामने पहुंचा, उसने उसे वह पुस्तक दे दी। मैथ्यू, तुम्हारा मिशन केवल गद्दार की पहचान करना है। चूंकि उसका काम करने का तरीका बहुत अलग है, हम उसका पता नहीं लगा सकते। हालांकि हमें पता है कि वह वहाँ है, और यह संभव है कि वह एक नहीं बल्कि कई हों। उस चर्मपत्र में वे पहचाने हैं जिनकी तुम जांच करने जा रहे हो, साथ ही उनकी संबंधित ताकतें भी। फिर भी चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगे। रीगन कूपर 2 आर्मी जनरलों के साथ अंदर से आपकी सहायता करेंगे और आप मेरे भाई एरिक्सन लुईस के दूर के रिश्तेदार के रूप में जाएंगे। शहर के अंदर अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम्हारी रक्षा के लिए हमारे पास पर्याप्त बल है, इसलिए मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेजूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम पटरियों का अनुसरण करो और उन्हें खोजने के लिए हमारा मार्गदर्शन करो। ये सभी सुराग हैं जो हमें अब तक मिले हैं, राजा ने कहा और उसे एक और स्क्रॉल थमा दिया। सार्थक ने ये सुनकर भौहें सिकुड़ी और राजा द्वारा उसे दिया गया पहला स्क्रॉल खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, वह भौचक्का रह गया। एक परिचित नाम फिर उसके सामने आया, फिलिप बेकर। तो यह उन गद्दारों के बारे में शोध है जो उस संगठन में शामिल हो गए। सार्थक ने सोचा, उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर यह कोई तथ्य खोज मिशन है तो उन्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर उन्हें ज़मीन पर मौजूद सुराग और लोग मिल जाएं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। कुलों का शहर कोई साधारण शहर नहीं था। वह कहते हैं कि कम से कम 2 लोग उनके समान शक्तिशाली हैं। मुझे नहीं पता कि वह कितने शक्तिशाली होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी शक्ति रीगन कूपर की शक्ति से कहीं अधिक है। अगर उसे सही से याद है तो निर्देशक ने उसे बताया था कि पिशाच कुलों में 30,000 से अधिक शक्तियों वाले शक्तिशाली लोग होते हैं, और उस समय उसने 3 से अधिक पिशाचों को उड़ते हुए देखा था। तो शायद वह शक्ति बहुत दूर की कोई नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उनकी मुलाकात सोफिया मफी से हुई, जो उस समय छात्रा थी, तो उन्हें लगा कि वह रीगन कूपर से भी अधिक शक्तिशाली है। यदि वह इतनी युवा और इतनी शक्तिशाली है तो शायद इसका श्रेय उसकी विरासत को जाता है। लेकिन फिर यह राजा, जो सैकड़ों वर्षों से शासन कर रहा है, शायद वह उन महान लोगों में से एक है जिनके पास 40,000 से अधिक की शक्ति है। उस शहर में उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना 4 फिलिप बेकर का सामना करने से ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर 2 शक्तिशाली लोग हैं तो स्थिति अलग है और मेरे लिए बहुत खतरनाक है। 40,000 से ज़्यादा वैम्पायर पावर वाले लोग कोई छोटी चीज़ नहीं हैं। उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। हालांकि वे सुपीरियर वैम्पायर की श्रेणी में आते हैं जो 20,000 पावर को पार करके हासिल किया जाता है, लेकिन वे 20,000 पावर वाले किसी भी वैम्पायर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये सिर्फ 2 गुना नहीं है, यह उससे कहीं ज़्यादा है। वे पिशाच शक्ति को एक शक्तिशाली हथियार में बदल सकते हैं जो आपकी इच्छानुसार रूप ले लेता है। हालांकि एक और मुद्दा है, यह विचार कि उसके सामने खड़े राजा के पास न केवल 40,000 शक्ति है, बल्कि वह पिशाच दुनिया की पहली बड़ी बाधा 50,000 शक्ति तक पहुंच गया है। यदि वह बाद वाला मामला होता तो वैम्पायर सिटी के अंदर के लोग डरावने होते, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। इसे ग्रेट बैरियर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना अत्यंत कठिन है और हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। फिर भी सार्थक को उस मात्रा की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वह नहीं समझता कि इसका क्या मतलब है। वह बस इतना जानता है कि जब वे उस मात्रा की शक्ति में प्रवेश करते हैं तो वे वैम्पायर नामक श्रेणी में प्रवेश करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा है कि उस मील के पत्थर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक कमज़ोर व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति को तब तक हरा सकता है जब तक कुछ शर्तें पूरी हों, लेकिन जब शक्ति में इतना अंतर हो तो कोई शर्त पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे पास ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं होगा। इसके अलावा फिलिप बेकर ने मेरे जमे हुए समय को तब तोड़ा जब 1 सेकंड बीत चुका था, इसलिए यह संभव है कि इस राजा जितना शक्तिशाली व्यक्ति इसे तुरंत तोड़ सकता है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। जितना अधिक वह सोचता, उतना ही अधिक उसे एहसास होता कि यह मिशन उसके लिए समस्याओं से भरा हुआ है। फिर भी उसे कुलों के शहर में प्रवेश करने का जो रास्ता दिया गया है, उसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। वहाँ से वह इस दुनिया के बारे में कुछ मूल्यवान चीज़ें खोज सकता है। इसके अलावा हालांकि उसे हर चीज़ एक समस्या लगती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर राजा ने सही बात कही होती तो उसे रीगन कूपर और अन्य लोगों की मदद मिलती जो संभवतः शक्तिशाली थे। उदाहरण के लिए सेना के जनरल पूरे राज्य में जाने जाते हैं और उनके पास जबरदस्त शक्ति होती है, उनके अधीन बड़ी सेनाएं होती हैं। इसके अलावा जिन लक्ष्यों की जांच की जानी थी वे सभी विशेष रूप से मजबूत नहीं थे।
सटीक रूप से कहें तो कुल 4 लक्ष्य थे। उनमें से एक फिलिप बेकर था, जो खूनी डॉन के शहर में गिल्ड मास्टर का पद रखता है। वह जांच करने वाला दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति है। इसके बावजूद उसे यकीन था कि यह आदमी देशद्रोही है, इसलिए उसे उसकी ज़्यादा जांच करने की जरूरत नहीं थी। सबसे शक्तिशाली मार्क्विस था, जिसे कैंपबेल का मार्क्विस कहा जाता था। पूरे राज्य में उसका दर्जा बहुत ऊंचा है और वह कैंपबेल परिवार का नेता है। वह आमतौर पर सामाजिक समारोहों में भाग नहीं लेता है क्योंकि वह कम प्रोफाइल रखना पसंद करता है, लेकिन वह रीगन कूपर जितना ही शक्तिशाली है। बाद में और उसके परिवार को कैंपबेल के मार्क्विस के संभावित विश्वासघात का पता चला। अन्य 2 फिलिप बेकर से कमजोर हैं, लेकिन सरकार में महान उपाधियों या उच्च पदों पर आसीन हैं। यदि उन्हें रीगन कूपर और अन्य शक्तिशाली लोगों की मदद से ऐसे लोगों की जांच करनी होती तो उन्हें सफलता मिलने का पूरा भरोसा था। उसी समय सार्थक ने दूसरा स्क्रॉल खोला, जिसमें उनके पास मौजूद सुरागों का उल्लेख था। जब उसने ये देखा तो उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। यह इतना जटिल नहीं होगा, ये देखकर उसने सोचा और मुस्कुरा दिया। उसे जो दर्जा दिया गया था वह बहुत बड़ा था, लेकिन मिशन बहुत खतरनाक लग रहा था। फिर भी उन्होंने उसे इतने अच्छे सुराग और उन सुरागों की जांच करने के लिए सामग्री दी, वह कैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा सुरागों की जांच करने के लिए सामग्री उस प्रारूप में आई जिसे वह समझना चाहते थे, उस संगठन द्वारा प्रयुक्त एन्क्रिप्शन। तभी वह मुस्कुराया और राजा की ओर देखा। यदि यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं तो मैं उस मिशन और पद को स्वीकार करूंगा जो आप मुझे देना चाहते हैं, सार्थक ने उत्तर दिया। राजा फिर मुस्कुराया और फिर हंसा, हा, अच्छा। मैथ्यू डिट्रिच, खूनी शपथ के तहत ये डार्क किंग आपको खूनी पिशाच जनरल का 13वां टोकन प्रदान करता है। आज से आप इस श्रेष्ठ समूह से संबंधित हैं। इस रैंक से जुड़ी सभी बातें आपको बाद में बताई जाएंगी। अब इतनी कम उम्र में आपकी वर्तमान उपलब्धियों के लिए मैं आपके रैंक में एक सितारा जोड़ने का कष्ट करूंगा, इसलिए आप एक स्टार खूनी पिशाच जनरल होंगे, जो एक अविश्वसनीय स्थिति का दावा करेगा, जो आपको 5 राज्यों की सेना में किसी भी जनरल के साथ बराबरी पर रखेगा, राजा ने कहा और एक शानदार वर्दी निकाली। उसी समय उन्होंने कॉलर को सजाने के लिए एक सितारा निकाला, जो किसी भी जनरल के लिए एक बहुमूल्य सम्मान था। ये तारा अनोखा था, जो एक मजबूत और सुंदर पदार्थ से बना था। फिर भी ये तथ्य कि यह सितारा वैम्पायर अकादमी के नए छात्र के गले में सजने वाला था, सभी को चौंका गया, जिसमें सार्थक स्वयं भी शामिल थे। खूनी वैम्पायर जनरल का वैम्पायर दुनिया में कई कारणों से बहुत ऊंचा दर्जा है। एक कारण यह है कि 5 राज्यों की सभी सेनाओं में उसका ऊंचा दर्जा है। हालांकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण है, और वह भविष्य का कारण है, वह स्थिति जिसे ऐसे पद से सम्मानित व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जब किसी को ये रैंक दी जाती है तो उसे स्टार नहीं मिलते। वह एक सच्चा खूनी वैम्पायर जनरल है और दुनिया भर में उसका बहुत सम्मान है, लेकिन उसे वैम्पायर वर्ल्ड के लिए स्टार पाने के लिए अभी और काम करने की ज़रूरत है। फिर भी उस समय 5 राज्यों की सेनाओं में उनका दर्जा मेजर जनरल के बराबर था। ये दर्जा ओलिवर जोन्स के वर्तमान दर्जे से एक कदम ऊपर था। सभी राज्यों को अपनी सेनाओं में उसकी स्थिति के अनुसार हर 3 महीने में उसे वेतन देना होगा। इसी तरह उन्हें उसे इस पद से मिलने वाले सभी लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि आप इसे इस दृष्टि से देखें तो यह एक अविश्वसनीय स्थिति है, लेकिन यहीं पर इस रैंक की अविश्वसनीय बात सामने आती है। एक बार जब खूनी पिशाच जनरल एक स्टार प्राप्त कर लेता है तो उसकी शक्ति सभी 5 लोगों में नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। अब उन्हें मेजर जनरल नहीं माना जाता, बल्कि अब वे सेना के जनरल हैं। उनका वेतन और मिलने वाले लाभ प्रत्येक राज्य में सेना की सीमा तक पहुंचते हैं। वे केवल कमांडर इन चीफ जैसे रीगन कूपर और किंग से नीचे होंगे। इसीलिए राजा की यह हरकत कोई खास मायने नहीं रखती थी। वह एक जवान आदमी को इतना बड़ा दर्जा कैसे दे सकता था? उसने उसे पहले ही इतना ऊंचा पद दे रखा था, फिर वह उसे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पद कैसे दे सकता था? लेकिन सार्थक समझ सकता था कि वह ऐसा क्यों करता है। यह मुझे प्रेरित करने और मिशन पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसने सोचा। फिर भी सच्चाई ये थी कि राजा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उसने सार्थक को स्टार के बगल से कपड़े पकड़ते देखा, वह मुस्कुराया और फिर उसने एक और तारा निकाला जो बिल्कुल वैसा ही था और उसी पदार्थ से बना था। मैथ्यू डिट्रिच, मैंने सुना है कि हॉल की उस लड़ाई को जीतने के लिए छिपा हुआ इनाम तुम्हें नहीं दिया गया है ना? मैं इसे अभी तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, मैथ्यू डिट्रिच। राजा ने सार्थक को घूरते हुए हल्का सा मुस्कुराया। सार्थक ये देखकर दंग रह गया कि इस आदमी ने एक और सितारा पकड़ लिया और उसका उल्लेख किया। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे, यहां तक कि एरिक्सन लुईस भी। भाई, वह चिल्लाया, ये बर्दाश्त न कर सका। उसका भाई क्या कर रहा था? क्या वह उसे एक और सितारा देना चाहता था? ये तो बेतुका है। इससे सभी राज्य शिकायत करने लगेंगे और हो सकता है कि अन्य 12 खूनी पिशाच जनरल भी आकर यहाँ परेशानी खड़ी कर दें। फिर भी
राजा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह केवल सार्थक की ओर देखता रहा और बोलता रहा, मेरे हाथ में जो सितारा है वह तुम्हारा हो सकता है। 2 सितारों वाला एक खूनी पिशाच जनरल, क्या ये बहुत ऊंचा पद नहीं है? तुम 5 राज्यों के कमांडर इन चीफ के स्तर पर होगे और रीगन कूपर तुम्हें आदेश नहीं दे पाएगा। तुम्हारे ऊपर केवल 5 लोग होंगे, राजा। वेतन अविश्वसनीय है और सुविधाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई भी उन पर लार टपकाएगा, यहाँ तक कि इस दुनिया के ड्यूक और ग्रैंड मार्क्विस भी। कौन ये दर्जा नहीं चाहेगा? लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और विकल्प है, उन्होंने कहा और इस्लामूर की ओर इशारा किया। तुम्हारे खूनी जोड़े के लिए एक उच्च दर्जा। तुम इस स्टार को इस्लामूर के लिए इस राज्य में ब्रिगेडियर जनरल के दर्जे के लिए बदल सकते हो। तुम क्या चुनोगे? याद रखो कि तुम्हारे शस्त्रागार में 2 सितारे होने से क्या होगा? तुम 3 सितारों के इतने करीब होगे कि तुम बहुत कम समय में उस तक पहुंच सकते हो, इसलिए सोच समझकर और सावधानी से चुनाव करो, राजा ने दृढ़ता से कहा। उनके शब्दों ने उन्हें सुनने वालों को चौंका दिया। कौन इतना मूर्ख हो सकता है कि दूसरा विकल्प चुने, जबकि उसे 5 राज्यों में इतना महत्वपूर्ण दर्जा पाने का अवसर मिला हुआ है? फिर भी सार्थक ने भौहें सिकोड़ी। यह एक परीक्षा है, इसलिए वह देखना चाहता है कि मेरे साथियों के प्रति मेरी वफादारी कितनी है। उसने सोचा और मुस्कुराया। अगर वह 20 या 21 साल का छोटा पिशाच होता तो वह इस जाल में फंस सकता था। वह अपने सामने मौजूद अविश्वसनीय स्थिति से बहक सकता था और सेकंड स्टार की मांग कर सकता था। इसके अलावा उसे पूरा यकीन है कि इसला सोच रही थी और वह उसे दूसरा सितारा चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी। लेकिन वह इसे कैसे चुन सकता था? उनके पास 55 साल का अनुभव है, जो कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा वे कभी भी पद और धन के मोहताज नहीं रहे। उसे सिर्फ वही पसंद है जो उसे अपने आप मिलता है। पहला सितारा हालांकि उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इसके अनुरूप महसूस नहीं करता क्योंकि उसने इसके लायक कुछ भी नहीं किया है। वह दूसरा सितारा कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए वह मुस्कुराया। कृपया राजा दाविद, मेरे खूनी जोड़े को दर्जा प्रदान करें। मुझे दूसरे तारे की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में मेरे अपने प्रयासों से मुझे दूसरा और बाद में तीसरा तारा मिलेगा, उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित अभिनेता जो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेंगे। काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। इससे राजा की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसी समय इसला चौंक गई। सार्थक, ऐसा मत करो सार्थक, ये स्थिति किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने उसे मजबूती से पकड़ते हुए और उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। लेकिन सार्थक ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर यह अच्छा है तो मैं इसे बाद में ले लूँगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने पूछा, जिससे वह स्तब्ध रह गई। अगर उसने ऐसा कहा तो वह जवाब नहीं दे सकेगी। फिर भी राजा ने दबाव डाला। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? हम 2 सितारों वाले एक खूनी पिशाच जनरल के रूप में एक उच्च दर्जे के बारे में बात कर रहे हैं। यदि तुम उस समय मुझसे पूछोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथी को वही दर्जा दे सकूं जिसके लिए तुम इस दूसरे सितारे का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हो। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं होगा? सार्थक ने उसकी ओर अपना सिर हिलाया। बिना किसी प्रयास के अर्जित प्रतिष्ठा का कोई फायदा नहीं है। इससे मेरा चरित्र प्रभावित नहीं होगा और मैं अहंकारी बन सकता हूँ, इसलिए कृपया, मैं सिर्फ इसला के लिए प्रतिष्ठा चाहता हूँ। वह इसकी हकदार है, उसने जवाब दिया। राजा ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर रीगन कूपर और उसके भाई की ओर देखा, जो स्तब्ध थे। फिर वह मुस्कुराया और जल्दी ही जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, मुझे पता था, हा 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 हा। उसकी अचानक हंसी से सभी लोग दंग रह गए। उसके भाई को तो ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह आदमी पागल हो गया है, लेकिन अचानक राजा ने हंसना बंद कर दिया और सार्थक की ओर दृढ़ता से सिर हिलाया। अच्छा, तुमने परीक्षा पास कर ली। आज से तुम एक स्टार वाले खूनी पिशाच जनरल हो और तुम्हारा साथी हमारे राज्य में ब्रिगेडियर जनरल है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं तुम्हें और देखूंगा, उसने जवाब दिया। एक बार उसने कहा कि उसने सार्थक से अपना खून उस स्क्रॉल पर डालने को कहा जो अभी भी हवा में तैर रहा था, और फिर उसने एक चमकदार चमक बिखेरी जब तक कि वह एक बार फिर से सार्थक के हाथों में नहीं आ गया। ये पुस्तक राजा की उसे पद प्रदान करने की खूनी शपथ थी। इसके साथ एक टोकन और कुछ अन्य चीजें भी थीं। फिर भी राजा ने इसके बाद ज्यादा नहीं सोचा और उन्हें अपने अपने कमरों में भेज दिया। साथ ही सार्थक को अपने साथ चलने को कहा ताकि वह उसे क्लांस के शहर और उसकी नई स्थिति के बारे में बता सके। राजा के साथ लंबी बातचीत के बाद सार्थक महल से होते हुए अपने निर्धारित कमरे तक पहुंचा। यद्यपि शत्रुओं को संदेह से बचाने के लिए उन्हें सेना के समक्ष अभिषेक नहीं कराया गया था, फिर भी इस समय उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। इतना बढ़िया कि उसके पास बहुत सारी गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी। राजा ने उसे कुलों के शहर के बारे में कई बातें बताईं जिनसे वह दंग रह गया, जिसमें उसका इतिहास और उसमें छिपे रहस्य भी शामिल थे। यद्यपि वे महत्वपूर्ण थे, लेकिन सार्थक के लिए वे अधिक उपयोगी नहीं थे, सिवाय इसके कि उन्हें ये जानने में मदद मिली कि उस शहर में जाते समय उसे कितनी सावधानी बरतनी चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने अपनी नई स्थिति के बारे में भी उन्हें बताया, यहाँ तक कि वह भी इस स्थिति से मिलने वाले लाभों को सुनकर दंग रह गए। उसे 5 राज्यों में कोई सेना नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि उसका दर्जा ऊंचा नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसका दर्जा इतना ऊंचा था कि वह सभी 5 सेनाओं की कमान संभाल सकता था, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं। उदाहरण के लिए, यदि किसी समय सार्थक डिवॉयस से लड़ना चाहता था तो वह 5 राज्यों में से किसी में भी जा सकता था और राजा से उस मिशन के लिए सेना का उपयोग करने की अनुमति मांग सकता था, और राजा का ये दायित्व है कि वह उसे इसका उपयोग करने दे, बशर्ते कुछ छोटी छोटी शर्तें पूरी हों। यह इतना ऊंचा दर्जा था कि वह ये सोचकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि अब वह इस दर्जे पर निर्भर है। मैं इस दुनिया में बहुत लंबे समय से नहीं आया हूँ, हालांकि मैं समझता हूँ कि मुझे ये क्यों दिया गया। क्या ये बहुत बड़ा जुआ नहीं है? ये राजा थोड़ा अजीब और सीधा है, सार्थक ने अपने कमरे में पहुंचकर सोचा। यह एक विशाल, आरामदायक, सुव्यवस्थित कमरा था जिसमें कई चीजें थीं जिनका वह उपयोग कर सकता था। छत से लटकते हुए सुंदर झूमर हर चीज को सजा रहे थे और एक काल्पनिक एहसास दे रहे थे। सार्थक ने कमरे में विचार करना बंद नहीं किया, वह बस एक छोटी सी मेज पर बैठ गया और राजा द्वारा दी गई कुछ चीजें निकाल लीं। एक तरफ उन्होंने वह वर्दी रख दी जो उन्हें दी गई थी, जिसे उनके अभिषेक तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और कुछ किताबें भी रख दीं। राजा ने उनसे इन बातों का उल्लेख किया था तथा उनके द्वारा स्वीकार किए गए मिशन के कई महत्वपूर्ण विषयों का भी उल्लेख किया था। उन महत्वपूर्ण विषयों में से एक, उन्होंने उसे एक पुस्तक के बारे में बताया जो उन्हें एक कुलीन व्यक्ति, मार्क्विस, के कमरे में मिली थी, जिसकी इस समय जांच की जा रही थी। उस पुस्तक ने उन्हें इन गद्दारों के ठिकाने का पता लगाने में काफ़ी मदद की थी, इसलिए यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इस बार वह किताब सार्थक को दी गई थी, और जब सार्थक ने उसे देखा तो वह समझ गया कि वह किस बारे में है। उस संगठन के एन्क्रिप्टेड शब्दों वाली एक पुस्तक। इससे मुझे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि इस टोकन के अंदर क्या है, सार्थक ने सोचा, जब उसने फिलिप बेकर से चुराया हुआ टोकन और पुस्तक निकाली। दरअसल ये किताब एन्क्रिप्टेड शब्दों का एक समूह थी, जिनमें से कुछ का अर्थ तो बहुत ही कच्चा था, लेकिन अधिकांश शब्द कच्चे थे। फिर भी सार्थक एक उच्च स्तरीय हत्यारा है, उसे इन मामलों से निपटने का अनुभव कैसे नहीं हो सकता। इसके अलावा सार्थक के अनुरोध पर राजा ने उसे एक विशाल विश्वकोश प्रदान किया, इसलिए सार्थक ने जल्द ही इस विषय की गहन जांच में खुद को डुबो दिया। उसके पास तैयारी के लिए ज़्यादा दिन नहीं थे, क्योंकि गद्दार को भागने से रोकने के लिए सार्थक को उसी समय सिटी ऑफ क्लैंस के लिए निकलना था, जब इसला और एलिस अकादमी में वापस लौट आए थे। इसीलिए उसे तैयारी करने की जरूरत थी। धीरे धीरे और आराम से कई घंटे बीत गए, जबकि सार्थक कागजों के ढेर पर विभिन्न चीजें लिखने में डूबा हुआ था। उसने ये भी नहीं देखा कि एलिस कुछ घंटे पहले ही उसके कमरे में आई थी और उसे बगल से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे उस पर बहुत गर्व है। फिर भी उसने उसे परेशान नहीं किया और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, किसी तरह 24 घंटे पल भर में बीत गए और सार्थक पूरे समय सोया नहीं था। फिर भी उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसे नींद की ज़रूरत नहीं थी, उसे जवाबों की ज़रूरत थी। इतने घंटों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने पास रखा नक्शा पकड़ लिया। फिर उसने उसे उस मेज पर खोला जहां वह काम कर रहा था और उसे एक ओर से दूसरी ओर देखा। मुझे पता था, यह एक पता था, हालांकि यह नहीं बताया गया है कि यह क्या है। यह राज्य की सीमाओं के भीतर एक स्थान है। उसने बड़े नक्शे को बार बार देखा और खोजे गए स्थान की तुलना नक्शे से की। ये यहीं आसपास होगा। उसने अपना हाथ धीरे धीरे नक्शे पर घुमाया और उसकी उंगली एक विशिष्ट स्थान पर रुक गई। मैं समझता हूँ, यह अकादमी और कुलों के शहर के पास है, उसने सोचा, और उसे याद आया कि शिलालेख के माध्यम से उसे जो लॉर्ड एओरिक मिला था उसने क्या कहा था। उनका लक्ष्य इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करना है, और यह स्थान फिलिप बेकर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रतीक में छिपा हुआ था। उसके विचार तीव्र और सटीक थे। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह स्थान वास्तव में क्या है। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें चमक उठीं। क्या यह संगठन का मुख्यालय हो सकता है? क्या यह अकादमी और कबीले शहर के इतने करीब है? यार, उनमें वाकई बहुत हिम्मत है, उसने सोचा, लेकिन मुस्कुरा दिया। प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। दक्षिण भारतीय सिंघम सूर्या के निजी जीवन से जुड़ा एक बड़ा सच। उसे एहसास हुआ कि वास्तव में ऐसा होना बहुत संभव है और उसे खुशी हुई। इस संगठन के मुख्यालय की खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर यह वास्तव में होता तो ये पहले से ही एक महान पुण्य का काम होता। इसके अलावा अगर ऐसा होता तो चीज़ें अब अलग हो सकती थीं, और यह कई चीज़ों को और अधिक प्रबंधनीय बना देता। इसीलिए वह खुश था और अंततः आराम से कुर्सी पर पीछे झुक गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ उसकी नज़र में आया और उसने ऊपर देखा। एलिस
एलिस मुस्कुराए, अच्छा काम किया सार्थक, जैसी कि तुमसे उम्मीद थी, तुम मुझे और भी गौरवान्वित कर रहे हो। उसने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा। सार्थक ने उसे धन्यवाद दिया और उसे ले लिया। माफ़ कीजिए, मैं शोध में व्यस्त था और आपका ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं सार्थक, मैं कई घंटों से यहाँ हूँ, क्या तुम कुछ पता लगा पाए? सार्थक ने सिर हिलाया, संभव है कि यह कोई बड़ी बात हो, लेकिन मुझे अभी भी इसकी पुष्टि करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह संतोषजनक होगा। ये कहते हुए उसने चारों ओर देखा। इसला का क्या हुआ, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं थी? उसने पूछा, और एलिस ने अपना सिर हिला दिया। उसका अभिषेक हो रहा है, क्या तुम भूल गए? वह अब जनरल है और उसका अभिषेक आज है। उसने उत्तर दिया, और सार्थक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसमें भाग नहीं ले सकता, नहीं तो मेरे बारे में बात फैल जाएगी। उसने सोचा। ये कहकर एलिस मुस्कुराए और उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में लिखा था कि वह उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं कर पाई और उसे नहीं पता था कि क्यों। शायद उसने सोचा कि अगर उसने अपने मन की बात बता दी तो वह सार्थक का इस्तेमाल करेगी। फिर भी उसने जल्द ही अपना सिर नीचे कर लिया। सार्थक, क्या मैं एक अधीनस्थ के रूप में आपकी पहचान के बारे में आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? उसने पूछा। इससे सार्थक ने संदेह से ऊपर देखा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो मैं सुनूंगा। जाने से पहले मेरे पास कुछ खाली समय है। उसने जवाब दिया और उसने धीरे से सिर हिलाया। वह कमरे की बालकनी की ओर मुड़ी और सार्थक भी उसके पीछे चला गया। एलिस काफ़ी देर तक बालकनी से बाहर देखती रही, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बोलें और क्या कहें। सार्थक ने ये देखा, इसलिए वह मुस्कुराया और बातचीत शुरू करने का फैसला किया। शायद उसके लिए ये कहना मुश्किल था, हालांकि वह कारण नहीं समझ पाया। मैं हमेशा सोचता रहा हूँ, वारिस अधीनस्थों का कारण क्या है? मुझे पुस्तकों में इसके बारे में जानकारी नहीं मिली और मुझे कोई बाध्यता या ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता, तो आपके पिता ने मुझे अपना अधीनस्थ क्यों बनाया? आपका क्या लाभ है? दरअसल सार्थक को भी नहीं पता था कि बातचीत कैसे शुरू की जाए, और एलिस ने ये देख लिया, इसलिए उसने बोलने का फैसला किया। वास्तव में इसका सभी उत्तराधिकारियों के अंतिम मिशन से कुछ लेना देना है। अंतिम मिशन, यह क्या है? उसने पूछा। इससे पहले कि मैं तुम्हें उत्तर दूं, क्या तुम जानते हो कि हम उत्तराधिकारियों को जो विरासत मिलती है वह कहाँ से आती है? सार्थक ने ये प्रश्न सुनकर भौहें सिकुड़ीं और कुछ बातें सोचीं। यदि उन्हें इसका उत्तर देना होता तो वे कहते कि यह उनके रक्त से आता है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि उनका अपना रक्त, जो पूर्वजों से आता है, कई मायनों में असाधारण है। लेकिन सच तो यह है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ऐसा है भी या नहीं। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। तब एलिस उसके सवाल पर मुस्कुराई। हमें डिट्रिच का खून विरासत में मिला है, लेकिन हम वास्तव में खुद को डिट्रिच का हिस्सा नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा खून बहुत पतला है, बिल्कुल शुद्ध नहीं है। ये संभव है कि हम सबसे दूर के डिट्रिच रिश्तेदार की संतान हो, जो उनमें से सबसे कमतर है। लेकिन ये तथ्य कि हमारे वैम्पायरिक कबीले इतने शक्तिशाली हैं, पूरी तरह से इस खून के कारण है। हम डिट्रिच के खून के कारण ही इतने प्रतिभाशाली हैं, डिट्रिच के खून के कारण ही हमें शक्तिशाली क्षमताएं विरासत में मिली हैं। हमारा अंतिम मिशन उनके पतन का कारण खोजना है। खैर, हमारा अंतिम मिशन 3 मिशनों में विभाजित है। पहला मिशन अतीत की खोज के लिए दिव्य शहर की निषिद्ध लाइब्रेरी में प्रवेश करना है। लेकिन हम तीनों मिशनों के बारे में बस इतना ही जानते हैं, क्योंकि कोई भी कभी भी निषिद्ध लाइब्रेरी में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ है। वारिस उस पुस्तकालय में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? सार्थक ने ये सुनकर पूछा। चूंकि उनकी विरासत के बारे में उनके विचार पुष्ट हो चुके थे, इसलिए उन्हें इसके बारे में और अधिक पूछने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान किसी और चीज़ पर केंद्रित किया। एलिस ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन जब एक वारिस को उसकी पहली और दूसरी योग्यता प्राप्त होती है, तो वह उस योग्यता के अनुसार अपने व्यक्तित्व को बदलने लगता है। उस योग्यता के साथ अतीत की यादें भी आती हैं जो हमें उस स्थान पर एक पुस्तक की तलाश करने के लिए कहती हैं, और मेरे पिता के अनुसार जिस पुस्तक पर विचार किया जा रहा है उसे सत्य की पुस्तक कहा जाता है। लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि वह क्या है, उसने उत्तर दिया। उसके शब्दों से सार्थक का चेहरा उतर गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना है। सत्य की पुस्तक, यह क्या है? फिर भी चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। उसके बोलने से पहले ही एलिस पुनः बोल पड़ी। यही वह जगह है जहां अधीनस्थों की भूमिका आती है। याद है, मैंने तुमसे कहा था कि हमें अपने अधीनस्थों के अलावा अंगरक्षक रखने की अनुमति नहीं है। ये हमारे चरित्र को संयमित करने और अपनी क्षमताओं को विरासत में प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों के लिए तैयार करने के लिए है। मैं इसमें थोड़ा असफल रही हूँ, इसलिए जब तक मुझे वह क्षमता प्राप्त नहीं हो जाती, मैं खुद को इस उपाधि के योग्य नहीं मानती, उसने आह भरते हुए कहा। वह नहीं जानती थी कि उसका व्यक्तित्व ऐसा क्यों बन गया, जबकि सभी उत्तराधिकारियों का व्यक्तित्व दृढ़ निश्चयी और घातक होता है।
वह हमेशा से ही ऐसी ही थी। इस संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ केवल वारिस की रक्षा करते हुए उनके चरित्र को संयमित करते हैं, है न? सार्थक ने ये सुनने के बाद पूछा और उसने सिर हिला दिया। ये केवल एक हिस्सा है। मुख्य हिस्सा यह है कि अधीनस्थ इसलिए मौजूद हैं ताकि हमारी ताकत बढ़े। हम आमतौर पर अपने अधीनस्थों में से रक्त साथी नहीं चुनते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम संगत हैं तो यह संभव है। लेकिन हमारे पास उनके रक्त की एक निश्चित मात्रा को अधीनस्थ के रक्त की एक निश्चित मात्रा के साथ बदलने की आदत है ताकि हम अपनी ताकत जल्दी से बढ़ा सकें। शायद इसला ने आपको पहले ही बता दिया है कि उसे सोफिया मफी के लिए हर बार एक निश्चित मात्रा में खून लाना होगा, इसीलिए सभी अधीनस्थ ऐसा करते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि पुरुष उत्तराधिकारी इस बारे में अधिक खुले हैं और उनकी महिला अधीनस्थों में कई खूनी साथी हैं। लेकिन इसीलिए हमारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जब तक हमारे पास अधीनस्थ हैं, हमारे पास असली खून है। सार्थक ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और समझ गया कि जिस समय इसला ने उससे कहा था कि वह सोफिया मफी के पास ले जाने के लिए कुछ तैयार करेगी, वह खून था। सार्थक ने सोचा, मैं समझ गया, तो ये बात सच है। हालांकि अब वह थोड़ा उलझन में था कि एलिस ने उसे पहले क्यों नहीं बताया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, वह एक बार फिर बोल पड़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब हम वारिस अपनी क्षमताएं प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे अधीनस्थों को आशीर्वाद मिलेगा यदि वे हमारे साथ हैं। वह आशीर्वाद हम दोनों के बीच साझा किया जाता है, जो समग्र रूप से हमारी ताकत को बढ़ाएगा। जिन लोगों के बारे में मैंने सुना है, उनमें से एक वारिस का अधीनस्थ है जिसने उस आशीर्वाद के कारण एक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की है, उसने कहा और उसे देखने के लिए रुक गई। तुम्हारे अलावा 12 खूनी पिशाच जनरलों में से 3 सबसे शक्तिशाली लोगों में से 2 उन 2 उत्तराधिकारियों के अधीनस्थ हैं जिनका उल्लेख मेरे पिता ने हमें किया था। उनमें से एक वह है जिसे क्षमता प्राप्त हुई है। यदि तुम मुझसे मिलते हो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसकी क्षमता बढ़ सकती है, ठीक हमारी तरह। मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन वह उन 3 लोगों में से एक है जिनका अपना शीर्षक है द ब्लडी, और उसकी योग्यता को ब्लडी स्विफ्ट कहा जाता है। वह बोली, हालांकि अंत में वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। ठीक है, निश्चित रूप से आपको 3 स्वशीर्षक जनरलों से सावधान रहना चाहिए। सबसे खतरनाक हमेशा द रूइन होगा, लेकिन वह स्वतंत्र है और ऐसी अफवाहें हैं कि वह मर गया है, इसलिए आप उससे कभी नहीं मिल सकते हैं, और उसकी क्षमता द ब्लडी की तरह चौंकाने वाली नहीं है। सार्थक ने उसकी ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। मैं सावधान रहूंगा, उसने जवाब दिया। अगर मैं सही ढंग से समझ रहा हूं तो अधीनस्थ होने के मामले में मजबूत बनने के लिए प्रामाणिक रक्त का उपयोग करने वाला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, ये केवल गौण है। सबसे महत्वपूर्ण बात वह आशीर्वाद है जिसका वह उल्लेख करती है, क्योंकि पिशाचों के पास आमतौर पर क्षमताएं नहीं होती हैं जब तक कि वे उन्हें अपनी शक्तियों से विकसित न करें। एक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करना अद्भुत होगा और इससे शक्ति में भारी वृद्धि होगी। सार्थक के विचार भटक गए जब उसे समझ में आया कि उसने उससे क्या कहा था। शायद ये कोई कम मूल्यवान बात थी जो उसने सीखी थी, लेकिन जिस दुनिया में वह आया था उसके बारे में सब कुछ जानना महत्वपूर्ण बात थी। शायद उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उन 2 जनरलों का जिक्र था जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। इसलिए वे उन सवालों को पूछकर खुश थे। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, एलिस फिर बोली, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि मेरे पिता ने तुम्हें मेरा अधीनस्थ बनने के लिए क्यों कहा, उसने कहा और कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी नहीं पता। शायद तुम्हें ये पता ना हो, लेकिन मेरे पिता दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। वह भी अतीत में एक वारिस थे जो मिशन पूरा करने में विफल रहे और वैम्पायरिक लिम्बो की अपनी यात्रा में असफल रहे। उनके पास भी विशेष और अलग क्षमताएं हैं और कभी कभी वे अजीबोगरीब निर्णय लेते हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता, यहाँ तक कि मैं या मेरा भाई भी नहीं, उसने जवाब दिया और थोड़ा मुस्कुराए। अगर आपने पहली बार डेविड लुईस को देखा है और आपको इतना ऊंचा पद देने का उनका अजीब और अप्रत्याशित फैसला देखा है, तो मेरे पिता भी कुछ ऐसे ही हैं। आखिरकार लॉर्ड डेविड मेरे पिता के अधीनस्थों में से एक थे जब वे वारिस थे। वह एक अधीनस्थ था। सार्थक ने ये सुनकर आश्चर्य से पूछा, क्या राजा, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है, ग्रे एलन का अधीनस्थ था? उसने सोचा और एलिस ने सिर हिला दिया। ये सही है, अधिकांश राजा वहीं से आते हैं, इसीलिए वह मेरा सामान्य से अधिक सम्मान करता है, उसने उत्तर दिया। सार्थक ने मुंह खोले उसकी ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। राजा उनके अधीनस्थों में से एक था। ग्रे एलन के पास किस स्तर की शक्ति हो सकती है, उसने सोचा। फिर भी वह जानता था कि उसे इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिल सकता, इसलिए उसने अपना ध्यान एलिस द्वारा बताए गए अन्य विषय की ओर मोड़ दिया। एलिस का मतलब है कि यह संभव है कि लॉर्ड ग्रे ने मुझे चुना, शायद इसलिए कि उन्होंने अपनी क्षमता से कुछ देखा या महसूस किया, उसने सोचा।
ऐसा लग रहा था कि चीजें उसकी सोच से कहीं अधिक जटिल थीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनसे निपटा जा सकता था। जब तक एलन और वह दुश्मन नहीं हैं, तब तक कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसे अभी अभी खूनी पिशाच जनरल नियुक्त किया गया है और खूनी शपथ दिलाई गई है। राजा ने उसे जो बताया उसके अनुसार एक बार यह पद जारी होने के बाद इसे उखाड़ा नहीं जा सकता। इसलिए अगर एलन के साथ कुछ गलत होता है तो उसके पास अभी भी भरोसा करने के लिए एक नई स्थिति है। बात यह है कि सार्थक जानता था कि एलिस इस तथ्य को समझती है, क्योंकि उसने राजा पर दबाव डाला था कि वह उसे एक पद दे, जबकि वह उसे परिवार के भीतर एक पद दे सकती थी, जैसा कि अधिकांश उत्तराधिकारी अधीनस्थ के विश्वासघात से बचने के लिए करते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैं सब कुछ समझता हूँ। फिर तकनीकी रूप से मुझे तुम्हें अपना खून देना चाहिए, है न? तो मैं अपना कर्तव्य निभा सकता हूँ, उसने कहा, और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए उसकी ओर देखा। नहीं नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो यह ज़रूरी नहीं है। जब आप सहज महसूस करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारा असली खून भी है। सार्थक ने उसके इनकार पर थोड़ा सिर हिलाया। उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने सोचा था, इसलिए यह उसके दिमाग से संदेह को निकालने का सही समय था। एलिस, मैं कुछ समय से सोच रहा था कि तुमने राजा पर मुझे रैंक देने के लिए दबाव क्यों डाला। शुरू से ही तुम्हारा विचार कभी भी एलन कबीले का इस्तेमाल करके मुझे रैंक देने का नहीं था। तो तुमने एलन कबीले का इस्तेमाल केवल राजा पर दबाव डालने के लिए किया था, है न? उसके अचानक विषय से हटकर पूछे गए प्रश्न से वह स्तब्ध रह गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका पता चल गया है तो उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। लेकिन वह थोड़ा मुस्कुराए। शुरू से ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे परिवार से बंधे नहीं रहना चाहते। चूंकि तुम अब तक मेरे पहले और एकमात्र अधीनस्थ हो, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार कभी भी आपसे दुश्मनी करेगा, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो आपके पास खुद का बचाव करने और यदि आवश्यक हो तो भागने के लिए एक उच्च स्थिति होगी। हालांकि उसके बाद हम दुश्मन बन जाएंगे और संभवतः तब तक आपको ढूंढते रहेंगे जब तक कि हम आपकी हत्या नहीं कर देते, लेकिन ऐसा करने से मेरा कर्ज चुकाया जा सकेगा यदि ऐसा कुछ हुआ। उसके जवाब से सार्थक हैरान रह गया। उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसने एलिस के विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक दिन तुम्हारे परिवार का दुश्मन बन जाऊंगा? उसने पूछा, और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे सभी संभावित परिदृश्यों के बारे में सोचना होगा, है न? सार्थक मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, तुम सही हो। फिर भी मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मुझसे बांधना कोई बुरा विचार नहीं होगा। क्यों न हम एक खूनी जोड़ा बन जाएं? चूंकि तुमने इस्लाह को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में जो संदेह थे वे दूर हो गए हैं, है न? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। उसके प्रश्न से सार्थक हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बातचीत को इतना बदल देगी। फिर भी जैसे ही वह उत्तर देने के लिए तैयार हुआ, एलिस मुस्कुराए और मुंह फेर लिया। हे, बस मजाक कर रहा था सार्थक। मेरी बातों को दिल पर मत लेना। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मुझे क्या चाहिए। याद रखना सार्थक, वारिस की पहली योग्यता मुझे तब मिलेगी जब मैं 10,000 शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। उस समय मेरे साथ रहने की कोशिश करना। शायद हम भाग्यशाली हों और तुम्हें कोई अच्छी योग्यता मिल जाए। अधीनस्थ होने के बाकी लाभ तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएंगे। उसने जवाब देते हुए दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। सार्थक ने उसकी चाल देखी और मुस्कुराया। वह घबराई हुई है न? उसे बाहर जाते हुए देखकर उसने सोचा। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सिर्फ आसमान की ओर देखता रहा। उसे कई चीजों के बारे में सोचना था, लेकिन इस बार उसने इसे बाद के लिए छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे इस्ला के अभिषेक समारोह के समाप्त होते ही राजा से मिलना था। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को लंबे समय तक पुनः अनुसंधान में डुबो लिया। कुछ घंटों के बाद वह उठे और ताज़ी हवा के लिए बालकनी में चले गए। तभी उसने देखा कि इस्ला सरकारी पोशाक पहने हुए तेज गति से चलती हुई आ रही है। उसने अपना अभिषेक पूरा कर लिया, होह, उसने सोचा। जब वह इस ओर आ रही थी तो कई लोगों ने उसकी पोशाक देखकर उसका अभिवादन किया, और जब वह उनके पास से गुजरी तो उसे घूरने लगे। अरे, इतनी खूबसूरत युवती इतने ऊंचे पदों पर कब से आ गई? वह देखने में 20 साल की लगती है और वह पहले से ही ब्रिगेडियर जनरल है। ये तो बेतुका है। वह महिला कौन है? उसके पीछे पीछे बातचीत बढ़ती गई, लेकिन इस्ला ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सार्थक के कमरे को देखने की उम्मीद में ऊपर देखा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सार्थक उसकी ओर देखेगा। जैसे ही उसने उसे देखा वह मुस्कुराई और तेजी से दौड़ने लगी। जल्द ही इस्ला ने सार्थक के दरवाजे पर दस्तक दी, और जब उसने अंदर आने की अनुमति देते हुए उसकी आवाज़ सुनी तो वह अंदर भागी। सार्थक, उसने खुशी से कहा और उस पर कूद पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक, धन्यवाद। वह उसे यह अवसर देने के लिए सार्थक के प्रति अत्यंत आभारी थी।
उनके लिए राजा के सामने खड़े होकर सेना के ब्रिगेडियर जनरल के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित करवाना अद्भुत अनुभव था। यह उससे भी अधिक अविश्वसनीय है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार फर्स्ट अकेडमी में हॉल्स की लड़ाई का विजेता भी रैंक में उससे नीचे होगा। वास्तव में वह ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि सेना में बहुत से लोग, जिन्होंने उससे कहीं अधिक काम किया था, उससे ईर्ष्या करते थे। स्वाभाविक रूप से इससे उसे अपने आप को अयोग्य महसूस हुआ, लेकिन वह अभी भी जानती थी कि यदि उसका आत्मविश्वास कम हो गया तो वह सार्थक द्वारा उसे यह पद दिलाने के लिए किए गए बलिदान को त्याग देगी। इसीलिए उसने अपना माथा ऊपर रखा। उस पल के बाद से उसने इस पल का और भी ज्यादा आनंद लिया, और जब इतनी सारी थकाऊ प्रक्रियाएं पूरी हो गईं तो वह यहाँ दौड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। वह बहुत खुश और आभारी थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि रास्ते में कौन उसका स्वागत कर रहा था। वह तो बस उसे धन्यवाद देना चाहती थी। सार्थक ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी पीठ थपथपाए। कोई बात नहीं, तुम मेरी साथी हो, है न? मुझे अपनी साथी को और मजबूत बनाना है, उसने जवाब दिया, और वह उसे देखकर मुस्कुराए। वह उसके ऊपर से उतर गई और उसकी ओर देखने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना आर्मी सूट एक तरफ खिसका दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी खूनी साथी हूँ। कृपया, मेरा खून तुम्हारा है। तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो, क्योंकि हम कुछ समय के लिए एक दूसरे को नहीं देखेंगे, उसने कहा और उसे कोमलता से गले लगा लिया। उसके चेहरे पर इच्छा की झलक दिख रही थी। सार्थक को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपने सामने रखी खाने की खूबसूरत प्लेट के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता था। इसलिए वह उसे बिस्तर पर ले गया, बैठ गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। चूंकि वह उससे छोटी थी, इसलिए यदि वह उसे अपनी गर्दन के अनुरूप ढालना चाहता था तो उसे ऐसा करना ही था, और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने किया। वह खूबसूरती से मुस्कुराए और खुद को परोसने वाली पहली व्यक्ति थी। बाद में उसने अपनी गर्दन पर सार्थक के दांत महसूस किए। इससे उसमें एक अजीब सी उत्तेजना और मादकता की भावना भर गई। इसके अलावा सार्थक द्वारा उसके शरीर को इतनी कोमलता से और साथ ही इतनी दृढ़ता से गले लगाए जाने से उसके शरीर में अजीब सी अनुभूति बढ़ गई। उस क्षण वह भूल गई कि वह यहाँ उसे वह सब कुछ बताने आई थी जो उसने उस समारोह में देखा था, और सार्थक को अपने कपड़े दिखाना भी भूल गई थी। अभी वह बस उस रहस्यमयी एहसास को महसूस करना चाहती थी, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ रही थी। उसका खून, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब से मैंने उसका खून पिया है मेरा शरीर बदल रहा है, और इसे अपने पेट में लेना कितना सुखद है, उसने सोचा और खुद को उस एहसास में डुबो लिया। फिर भी वे जल्द ही अलग हो गए और उसने उसे देखकर मुस्कुराया। शायद वह मोहित नज़र सार्थक से छुप रही थी, जो इसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन इसे कोई भी देख सकता था। इसके बाद जब तक उनके शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा था, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए काफ़ी देर तक बातचीत की, तथा इस दौरान इसला ने उन्हें समारोह में हुई घटनाओं के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद उसे यहाँ आने का एक कारण याद आया। ठीक है सार्थक, मेरी नई वर्दी देखो, उसने सावधानीपूर्वक और शालीनता से खुद को उसके पैरों से नीचे उतारते हुए कहा। फिर वह उसके सामने आए, एक ऐसा पोज दिया जिससे सार्थक उसे अच्छी तरह देख सके। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। अभी उसके बाल खुले नहीं थे जैसे कि हमेशा होते थे। उसके लंबे सुंदर बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे, और सामने की तरफ किनारों पर थोड़ा ऊपर की ओर एक फ्रिंज था जिसे कुछ आभूषणों ने संभाल रखा था। उसके कपड़े सफ़ेद स्कर्ट और ब्लाउज सेट थे जिस पर सोने और खूबसूरत आभूषण लगे थे। उसने उसी रंग का केप पहना था जिससे वह असली जनरल जैसी दिख रही थी। उसके कॉलर पर लाल रिबन लगा हुआ था और उस स्थान पर एक लाल सितारा लगा हुआ था जो उसके पद को दर्शाता था। सार्थक उसे देखकर दंग रह गया। ये लड़की, वह हमेशा बहुत खूबसूरत दिखती है, उसने सोचा और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इसला, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कहा, जिससे वह खुश हो गई और फिर से उसके ऊपर कूद पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक। जल्द ही वे फिर से अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने लगे और वह मासूमियत से उसकी गोद में बैठ गई। किसी तरह सार्थक को लगा कि वह इस बात से अनजान थी कि उसकी सुंदरता उसके बारे में दूसरी बातों को जन्म दे सकती है। फिर भी उसने बस अपने बर्फीले अभिशाप से अपने शरीर को शांत किया और सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। एक अलग कमरे में एलिस अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपने कपड़े उतार दिए थे और अब अंडरवियर में पोज दे रही थी। यदि कोई उसे इस तरह देखता तो वह उस पर झपटने के अपने आग्रह का विरोध नहीं कर पाता, भले ही वह कोई सार्थक ही क्यों न हो, क्योंकि उसके सभी सुंदर नाजुक गुण जो कपड़ों में छिपे थे अब दिखने लगे थे। उसकी नाजुक गोरी त्वचा और उसके सुडौल स्तन खुले हुए थे और वे बड़े, मांसल और दृढ़ थे। साथ ही उसके सुंदर आनुपातिक कूल्हे उसकी निचली सुंदरता को बढ़ा रहे थे, जो केवल उसके निचले अंडरगारमेंट से ढकी हुई थी। वे लंबी, नाजुक जांघें किसी के भी देखने लायक सुंदर थीं। फिर भी वह भी थोड़ी चिंतनशील दिख रही थी।
नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। सार्थक, मैथ्यू डिट्रिच। उसने सोचा और उसके दिमाग में कई यादें कौंध गईं। सार्थक, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। सार्थक, तुम बहुत आकर्षक हो। उसके विचार अनजाने में ही इधर उधर भटकने लगे। तुम्हें पकड़कर तुम्हारा खून चूसने में कैसा लगेगा? उसने सोचा, क्योंकि उसे याद आ गया कि कुछ देर पहले उन्होंने क्या बात की थी। उसके विचार उसकी गहरी इच्छाओं को भी प्रतिबिंबित करते थे। शायद ये बहुत अच्छा लगेगा, है न? इसला। अनजाने में ही उसे इसला से थोड़ी जलन होने लगी, क्योंकि वह बिना किसी शर्म के अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। लेकिन वह यहाँ केवल कल्पना कर रही थी कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व उसे प्रत्यक्ष होने की अनुमति नहीं देता था, भले ही वह जानती और स्वीकार करती थी कि वह इसे महसूस करना चाहती थी। जल्द ही एक हाथ उसके नितंबों पर चला गया और दूसरे ने हल्के से उसके स्तनों को पकड़ा। अनजाने में 2 उंगलियां उसके अंडरवियर के नीचे घुस गईं और उसके सबसे निजी स्थान में फिसल गईं, जबकि उसकी आंखें स्पष्ट रूप से धुंधली थीं। हालांकि वे खुली थीं, वह इस कमरे में कुछ भी नहीं देख रही थी। वह बस सोच रही थी, उस लड़के के बारे में सोच रही थी जो कुछ क्षण पहले उसके सामने था। फिर भी यह उसके निचले हिस्से में आनंद की अनुभूति ही थी जिसने उसे उसकी तंद्रा से बाहर निकाला, और उसने जल्दी से अपनी उंगलियां बाहर निकालकर उन्हें देखा। वे थोड़े गीले थे, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं पागल हो गई हूँ, उसने शर्मिंदगी से सोचा और उछल पड़ी। फिर उसने एक बार फिर कपड़े पहनने के लिए अपने अंडरवियर को बदलने की योजना बनाई, लेकिन वह उस समय एक दर्पण के पास से गुजरी और अपने शरीर को देखा। तभी उसके मन में एक अजीब और साहसी विचार आया। क्या होगा अगर सार्थक ने वहां कुछ रखा होगा? उसने सोचा और इच्छा से मुस्कुराए। उसने अपने बगल के बाथरूम की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई, वह इच्छा की खूबसूरत मुस्कान। एक बार करने से किसी को नुकसान तो नहीं होगा, है न? उसने हल्के से सोचा और अपना अंडरवियर हवा में उछालते हुए जल्दी से बाथरूम में घुस गई। लेकिन वह खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने जो कहा था कि वह केवल एक बार होगा, वह 4 बार हुआ।